Good morning, my dear students. Welcome back. In today's class, we're going to revise the second topic of our chapter, life process, that is respiration. Let's start. Respiration is a complex process involving gaseous exchange and breakdown of food. रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो सब प्रोसेसेस होती हैं. इसमें गैसेस का एक्सचेंज भी होता है, एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और ये वो प्रोसेस है जिसमें हम सिंपल फूड को ब्रेक करते हैं फॉर द सेक ऑफ एनर्जी. एनर्जी के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, उस सिंपल फूड को ब्रेक करती है. अब ये कंसेप्ट क्या है, कैसे होता है, वो हमें इस चैप्टर में समझना है. अब मैंने बोला कि जो रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, वो गैसेस एक्सचेंज और ब्रेकडाउन ऑफ फूड से मिलके बनती है. गैसियस एक्सचेंज को हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में ब्रीथिंग. द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द एक्सलेशन ऑफ carbon dioxide is called, or you can say simple ventilation, we can say simple ventilation of gases is called breathing. Number 2, cellular respiration. It is much more complex as compared to breathing, because in this process our food, simple food, will break down into energy. कहाँ पर होता है? हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ठीक है, हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में सेल रेस्पिरेशन होती है. और जो ब्रीथिंग है वो कहाँ पर होती है? विद द हेल्प ऑफ आवर लंग्स, हमारे लंग्स में होती है. हमारा कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो हमें अभी इस चैप्टर में रिवाइज करना है, उसकी हेल्प से हम ब्रीथिंग करते हैं. और उसी की हेल्प से अल्टीमेटली और ब्लड की हेल्प से जो सिंपल फूड है वो सेल तक पहुंचता है, और सेल में जाके जो फूड है वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाती है उसकी, और आपको मिलती है एनर्जी. इसलिए बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. अ रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन सेल, दैट अकर्स एट सेलुलर लेवल, जो सेल के लेवल पे होती है. जो खाना सेल के लेवल पे टूटता है उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं. ठीक है बेटा. रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स. एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है. सो फर्स्ट स्टार्ट विद द एरोबिक रेस्पिरेशन. इसमें मैंने यहां पर मेंशन किया है इक्वेशन. इस इक्वेशन की हेल्प से आपको समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप कि आपका जो फूड है वो कैसे ब्रेक होता है और कैसे आपको एनर्जी मिलती है. ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में हमने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स फूड हम कंज्यूम करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम की हेल्प से वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल फूड में. जैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक कॉम्प्लेक्स फूड है और वो कन्वर्ट होता है सिंपल फूड में विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज एंड अदर एंजाइम्स. ठीक है ना. बट वो ग्लूकोज जो है वो अब पहुंचता है आपके सेल के पास. ग्लूकोज कहां पहुंचता है? क्योंकि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड को ट्रांसफर कर देती है. ब्लड उसको कैरी करके आपके हर टिश्यू और सेल के पास ले आता है. ठीक है. जैसे ही सेल के पास ग्लूकोज पहुंचता है तो यहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन की. ग्लूकोज जब सेल में पहुंचता है तो वहां पर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर लिक्विड पार्ट भी होता है और कुछ सॉलिड पार्ट भी होता है. जो सॉलिड पार्ट है हम 9th क्लास में हमने पढ़ा था, उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज. जो सिर्फ लिक्विड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोसोल. क्या बोलते हैं? साइटोसोल. यानी जो सेल का साइटोसोल है वहां पर जब ग्लूकोज पहुंचता है तो वहां पर वो कन्वर्ट हो जाता है, साइटोसोल को कन्वर्ट कर देता है पैरविक एसिड में. ये पैरविक एसिड क्या है? उससे पहले हम पता होना चाहिए ग्लूकोज का फॉर्मूला, और वी आर वेरी मच अवेयर. क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6. अगर इसको हाफ कर दें, इस ग्लूकोज अगर हम हाफ कर दें तो वो पैरविक एसिड कंपाउंड बनता है. यू कैन सी, इसको हमने हाफ कर दिया यहां पे, यानी साइटोसोल ने इसको तोड़ दिया दो पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं पैरविक एसिड. ठीक है. और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस. क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोलिसिस. कहां पर होती है? साइटोसोल में. एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन. यहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बट प्रोसेस अभी स्टॉप नहीं हुई है, अभी चल रही है. उसके बाद जो पैरविक एसिड है वो पहुंचता है सेल ऑर्गेनेली. कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया के पास, द पावर हाउस ऑफ सेल. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस पैरविक एसिड को फर्दर ब्रेक करता है. किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और मेन थिंग एनर्जी में. कितनी एनर्जी? 38 ATP. 9th क्लास में हमने किया था कि जो एनर्जी की यूनिट है वो क्या होती है? ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो 38 यूनिट निकलती है जब एक ग्लूकोज टूटता है. When 1 unit of glucose break, it will give you 38 ATP of energy in the presence of oxygen in mitochondria.
माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी देते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां से हमें एनर्जी मिलती है। और इस साइकिल को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल मिलकर बनाते हैं आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन को। यहां पर इनके फॉर्मूलाज भी लिखे हैं। ये है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन जो आपकी बॉडी में चल रही है, अभी भी चल रही है मेरी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज टूटता है बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से या वहां ऑक्सीजन होती ही नहीं है, ऐसे केसेस को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये छोटे जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें भी होती है, आपकी बॉडी में भी कई बार हो जाती है, वो केसेस हम देखते हैं। फर्स्ट, अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो जो फर्स्ट स्टेप है ये सेम रहेगा, ये वाला स्टेप एग्जैक्टली यहां पर सेम रहेगा। ग्लूकोज when enter into the cytosol where there is no requirement of oxygen, it converted into pyruvic acid. This process is called glycolysis. मतलब ग्लाइकोलिसिस तो चाहे एरोबिक की हो या एनारोबिक की हो हमेशा सेम रहती है। उसके बाद ईस्ट क्या करता है, उसको अपनी बॉडी में, अब ईस्ट के पास इतने ज्यादा सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है जैसे कि हमारी बॉडी में होती है, तो वो अपनी बॉडी में ही क्या करता है, इस पैरुविक एसिड को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट कर देता है किसमें, इथाइल अल्कोहल, जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं, जो आपकी विस्की, वाइन, बियर, जो उनके अंदर अल्कोहल होता है C2H5OH, वो ईस्ट बनाता है। इसलिए जो आपकी बेवरेज इंडस्ट्रीज होती है वहां पर ईस्ट का बहुत यूज है, ठीक है ना। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, लेकिन यहां पर एनर्जी बहुत कम है, यहां पर एनर्जी है 2 ATP, काफी कम है एज कंपेयर टू एरोबिक। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन नहीं थी, जिसकी वजह से आपको ज्यादा एनर्जी नहीं मिली। आपको मेन कंपाउंड मिला जिसका नाम है इथाइल अल्कोहल, उसको यूज करते हैं हम फॉर विनेगर वगैरह में, ठीक है, या आपके विस्की या वाइन, बियर में यूज करते हैं। नेक्स्ट है, ये हमारी बॉडी में सिर्फ ईस्ट में ही नहीं होता, ईस्ट की बॉडी में ये समटाइम हमारी बॉडी में भी हो जाता है। जब हम रेस्पिरेशन कम करते हैं, जब हम ब्रीदिंग कम करते हैं, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हम हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं बट इनहेलेशन कम करते हैं, ठीक है ना। जब फॉर एग्जांपल हम रनिंग कर रहे हैं, रनिंग में हमें उतने ही रेट से ऑक्सीजन भी लेनी चाहिए लेकिन हम नहीं लेते हैं, हम रनिंग फास्ट करते हैं बट ऑक्सीजन का रेट, इनहेलेशन का रेट काफी कम हो जाता है, उस केस में हमारे पास कमी हो जाती है ऑक्सीजन की। तो वहां पर ये केस का है मसल्स में, हमारी मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस सेम रहेगी, लेकिन ऑक्सीजन ना होने की वजह से क्या होगा, हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा, और वो लैक्टिक एसिड क्या करता है, क्रैम्प्स करता है, इट प्रोड्यूसेस क्रैम्प्स इन आवर मसल्स, और हमें पेन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका रेस्पिरेशन का। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था, अब हम रिवाइज करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। लेट्स सी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम है तो यहां पर कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि आपकी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स और ग्लैंड्स थे। अब यहाँ पर ग्लैंड्स तो नहीं है बट सिर्फ कुछ ऑर्गन्स हैं जिसे हमें स्टडी करना है, तो साइड बाय साइड हम स्टडी भी करते रहेंगे, उनको मेंशन भी करते रहेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट है यहाँ पर आपको मैं पहले मार्क कर देता हूँ कि जो लास्ट टाइम हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किया था तो उसमें नीचे वाले जो कैविटी है उसको मार्क किया था, ओरल कैविटी या बकल कैविटी, लेकिन अब की बार हमें ऊपर वाली को मार्क करना है, इसका नाम है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी, जो बीच में स्पेस है यहां से लेकर यहां तक जो स्पेस है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, नेसल कैविटी। और जो ये ओपनिंग्स है, नोज की जो ये ओपनिंग्स होती हैं यहां पर, जैसे कि बकल कैविटी की ओपनिंग क्या होती है, लिप्स, तो नेसल कैविटी की ओपनिंग क्या होगी, नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं इसको, नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल क्योंकि बाहर की तरफ है तो इसलिए एक्सटर्नल यूज करेंगे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स यानी ओपनिंग ऑफ नोज, ओपनिंग ऑफ नोज। उसके बाद सेकंड जो ऑर्गन है दैट इज नेसल कैविटी। नेसल कैविटी के बाद थर्ड इंटरनल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। जैसी नॉस्ट्रिल्स बाहर है ऐसी नॉस्ट्रिल अंदर भी है, यहां बिल्कुल एग्जैक्टली फेरिंग्स से पहले। उसके बाद फोर्थ फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, अ पेयर ऑफ लंग्स, अ पेयर ऑफ लंग्स। तो ये ऑर्गन्स हैं आपके 5, 6, 7 ऑर्गन्स हैं आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। फर्स्ट है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल,
सिंपल है, ओपनिंग है नेसल कैविटी की, तो वर्क भी सिंपल होगा। इट प्रोवाइड पैसेज, इट प्रोवाइड एंट्री ऑफ द गैसेस, जो गैसेस अंदर आ रही हैं उसको एंट्री देती हैं। गेट ओपनिंग है जिसके थ्रू आपकी एयर अंदर जाती है। फिर आता है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी के फंक्शंस ज्यादा होते हैं। जो कैविटी अंदर है, यहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो उस एयर को फिल्टर करते हैं, ये वार्म भी करते हैं एयर को, और यहाँ पर कुछ स्पेशल सेंसर्स होते हैं जो स्मेल को रिकॉग्नाइज भी करते हैं। ये सारे के सारे फंक्शन आपकी नेसल कैविटी के हैं। उसके बाद जिस एयर को हमने इनहेल किया है वो आगे जाती है इंटरनल नोस्ट्रिल के पास। जैसे कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ने पैसेज प्रोवाइड किया था, तो ऐसे ही नेसल जो आपकी इंटरनल नोस्ट्रिल वो भी पैसेज प्रोवाइड कर देगी, एंड इट ट्रांसफर द एयर फ्रॉम इंटरनल नोस्ट्रिल फ्रॉम नेसल कैविटी टू द फेरिंग्स, फेरिंग्स को दे देगी। अब फेरिंग्स क्या है? इट इज अ जंक्शन ऑफ बकल कैविटी एंड नेसल कैविटी। ये वाला एरिया, ये बकल कैविटी भी यहीं आगे मिलती है और नेसल कैविटी भी यहां पर आके मिलती है। फेरिंग्स और 12 सेंटीमीटर फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। तो ये रिसीव करता है एयर को फ्रॉम द नेसल कैविटी और ट्रांसफर कर देता है उसको आगे लैरिंग्स में। लेकिन यहां पर जब जंक्शन है, जंक्शन होने की वजह से ऐसा पॉसिबल है कि हम जो सांस लेते हैं, हम जो इनहेलेशन करते हैं, वो फूड पाइप में जा सकती है, और जो हम बकल कैविटी से खाना खाते हैं वो विंड पाइप में जा सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। क्या है? एपिग्लोटिस। कहां पर होता है? ये फेरिंग्स में होता है। जब हम एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग ऑफ फूड, जब हम फूड को खा रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं, तो उस टाइम जो एपिग्लोटिस है वो विंड पाइप को बंद कर देता है, जिससे हमारा फूड है वो डेफिनेटली फूड पाइप में ही जाता है, विंड पाइप में नहीं जाएगा। अगर विंड पाइप में चला गया तो हम सांस नहीं ले पाएंगे एंड वी कैन डाई, हम मर भी सकते हैं उस केस में। ठीक है ना? तो एपिग्लोटिस हमें सेव करता है फ्रॉम द एंगल्फिंग ऑफ फूड और द एंट्री ऑफ फूड इन द विंड पाइप। ठीक है बेटा? चलिए, उसके बाद फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स है। वॉइस बॉक्स जहां से आवाज आती है। हमने 8th क्लास में भी किया हुआ है कि ये जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स के अंदर क्या होती हैं, दो जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती हैं, कि जब उसके अंदर से एयर निकलती है तो वो वाइब्रेट करती हैं, और जब वाइब्रेशन होती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, इसलिए जो आवाज आती है वो यहां से आती है। और मेल्स में इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम उसको एडम एप्पल बोलते हैं। मेन अभी स्टार्ट है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप। जैसे कि आपकी ईसोफेगस क्या थी? फूड पाइप। ऐसे ही ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप। और यहां पर रिंग्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज रिंग। कार्टिलेज रिंग्स क्या करती है? ये विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाते हैं कि उनकी वॉल्स आपस में चिपक ना जाए, जब बार बार एयर बाहर जाए तो वो बंद ना हो जाए, इसलिए ये उसका साइज फिक्स, उसका डायमीटर फिक्स करके रखती है। अब देखो एयर कहां से कहां आ चुकी है। आपने इनहेलेशन की एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से नेसल कैविटी, नेसल कैविटी से इंटरनल नोस्ट्रिल, इंटरनल नोस्ट्रिल से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, और लैरिंग्स से अब एंट्री हो चुकी है ट्रैकिया में। ट्रैकिया एक विंड पाइप है। अब ट्रैकिया भी अपने आप को डिवाइड कर लेती है दो डिफरेंट लंग्स में, और इनको बोलते हैं क्या? ब्रोंकस। द डिवाइडेड पार्ट ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ब्रोंकस। तो दो ब्रोंकस होती है हमारे पास। फिर ये फर्दर ब्रोंकस डिफरेंट लंग्स में ट्रांसफर हो जाती हैं। दो लंग्स है हमारे पास, अ पेयर ऑफ लंग्स। ब्रोंकस भी अपने आप को डिवाइड करती रहती हैं। ब्रोंकस डिवाइड कर लेती हैं अपने आप को प्राइमरी ब्रोंकस में, प्राइमरी ब्रोंकस भी डिवाइड कर लेती है अपने आप को सेकेंडरी ब्रोंकस में, सेकेंडरी ब्रोंकस भी ट्रांसफर कर लेती है अपने आप को, डिवाइड कर लेती है टर्शियरी ब्रोंकस में। बस उसके बाद वो डिवाइड नहीं करती, वो अल्टीमेटली बंद हो जाती है। कहां पर जाके? एल्वेलाई में जाके। दिस इज एल्वेलाई। अब ये एल्वेलाई क्या है? एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या है? ये एक ऐसा पाउच है जिसको हम एयर सैक के नाम से जानते हैं। एयर सैक, अ पाउच ऑफ एयर। यू कैन सी हियर इट लुक लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स। जैसे अंगूर का गुच्छा हो, कुछ ऐसा नजर आता है ये एयर सैक। इसको एल्वेलाई बोलते हैं। यहां पर जाके वो स्टॉप हो जाती है, फिर आगे डिवाइड नहीं होती है। ठीक है? इसका भी फंक्शन अभी करेंगे हम। तो सेम प्रोसेस इस लंग्स में भी होती है। आपका जो लंग्स है उसके अंदर बहुत सारे मिलियंस की क्वांटिटी के अंदर एल्वेलाई होते हैं। एल्वेलाई के अंदर क्या काम होता है? जो एल्वेलाई काम होता है वही लंग्स का काम होता है, क्योंकि लंग्स बना ही एल्वेलाई से। ठीक है? एल्वेलाई क्या करते हैं? द मेन फंक्शन ऑफ एल्वेलाई इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द ब्लड कैपिलरीज
with the blood capillaries। जो ब्लड कैपिलरीज हैं इस एल्वेओलाई सैक के बाहर प्रेजेंट रहती हैं, ऐसे। ये कैपिलरीज है, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, यहां पर एयर प्रेजेंट है जिसके अंदर प्रेजेंट क्या है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन अपने आप को ट्रांसफर कर लेती है, किसके साथ, एक्सचेंज करती है आरबीसी के साथ। आरबीसी के पास क्या है, CO2, एयर के पास क्या है, ऑक्सीजन। तो ये दोनों एक्सचेंज कर लेंगे, एयर CO2 को ले लेगी और जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी को ट्रांसफर हो जाएगा, और आरबीसी उसको क्या करेगा, फिर आगे जाके आपके सेल के पास ले जाएगा और आपके ब्लड के अंदर फिर से ऑक्सीजन आ जाएगी। तो ये प्रोसेस चलती है आपकी लंग्स में। ये फंक्शन है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। कई बार इसका मैकेनिज्म भी आ जाता है कि काम कैसे करते हैं हमारे लंग्स। यहां पर एक मस्कुलर इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, मसल्स होते हैं वो, उसको बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं बच्चों, डायाफ्राम। डायाफ्राम, यहां जी साइलेंट होता है, डायाफ्राम। क्या फंक्शन होता है इसका, ये काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर लेता है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो उस टाइम हमारे लंग्स फूल जाते हैं, वो साइज गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो डायाफ्राम है उसको वो कंप्रेस करते हैं, नीचे की तरफ दबा देते हैं। जब वो नीचे की तरफ डायाफ्राम को कंप्रेस करते हैं तो वहां पर स्टोर हो जाती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वो क्या करता है, अब किसी भी रबर को आप कंप्रेस करोगे वो फिर से क्या करेगा, अपने साइज को फिर से गेन करने की कोशिश करेगा। तो ये काम डायफ्राम भी करता है, वो अपने साइज को फिर से गेन करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो वो लंग्स को क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा। और जब लंग्स कंप्रेस होंगे तो उसके अंदर से एयर बाहर निकल जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। ये होती है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, ये था आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।